एक बार कल हमने बेसिक आपको बताए थे, तो इसी नोट्स में मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो एक साथ भेज दूंगा, तो 18-19 सितंबर का एक साथ हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। जो कल लिखाए थे ये बेसिक्स था, तो इसमें कुछ पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे और कुछ कल नया था, है ना। जैसे है ना, माल नोविस डिस्टेंस, ये सब कुछ नया था। बाकी ये सब हमने डिस्कस पहले किया हुआ है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सब पर कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ाता, आगे कराता हूँ। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस बुक के चाहो तो एक साइजेस, इसमें एग्जांपल्स तो ज्यादा नहीं है, एक साइजेस हैं। एग्जांपल्स तो किसी और बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, हाँ। इसमें यहाँ तक कराया था। अगर मैं नेक्स्ट थ्योरम लिखूँ तो ये 19 सितंबर 2025, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर आपसे पूछा जाए, ऑडिबल नहीं, क्या कुछ बोल रहे हो आकांक्षा? क्लियर है आवाज बाकी लोगों को? देख लो। वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा है। अच्छा, वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा है। ओ, एक मिनट। यस सर। अभी क्लियरिटी है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो देखिए, कल जो हम लोग थ्योरम कर रहे थे, तो उसमें उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मान लो ऐसा है। अच्छा, कल तो ये लिखा ही दिया था ना, इसमें जो है कि अगर ये नॉर्मल पी है ना, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2, तो इसका सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना, जब इंडिपेंडेंट होगा तो। सो इसमें ये है कि जैसे तुम लोगों से पूछा जाए, सिंपल सा हमने पहले लिखाया था कि मान लो ऐसा है यूनिवेरिएट में कि x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल्स है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर से। तो क्या आप में से कोई बता सकते हो कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो x1 x2 xn है वो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यूज और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये तुमने पहले लिखा होगा, चेक करो कि एक्स बार का मीन कितना आता है, एक्स बार का वेरिएंस कितना आता है, ये बता सकते हो? कि नॉर्मली होगा, एक्स बार का मीन कितना आएगा और एक्स बार का वेरिएंस कितना आएगा। है ना, एक्स बार क्या होता है? एक्स बार का मतलब है 1/n समेसन एक्स आई ना। एक्स बार का मतलब है 1/n समेसन एक्स आई। ये है। तो
मीन तो म्यू ही होगा, और वेरिएंस एक्स बार का होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये सब नोट्स अगर है तो नोट्स से देख के बता सकते हो, ठीक है? तो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल में थ्योरम लिखे कि मान लो ऐसा है कि लेट x1 वेक्टर, x2 वेक्टर एंड xn, ये सब रैंडम वेक्टर है, सो दे आर आईआईडी रैंडम वेक्टर विद डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट नॉर्मल या पी वेरिएट नॉर्मल, मीन म्यू, कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। अब आपको चाहिए, देन आपसे पूछा जाए कि x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो यहाँ x बार का मतलब ये हो गया 1/n समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ये लिख रहे हैं हम। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? तो ये भी सिमिलरली, ये भी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसका मीन म्यू एंड इसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स 1/n टाइम्स सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा मैट्रिक्स है ना कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो ये वैसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही हो जाएगा। तो ये यूनिवेरिएट का रिजल्ट है और ये मल्टीवेरिएट का रिजल्ट है। प्रूफ इसका एमजीएफ से आ जाएगा, ये डायरेक्टली ऐसे है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आईआईडी नॉर्मल होता है वो नॉर्मल ही होता है, बस मीन वेरिएंस आपको निकालना है और डिटेल प्रूफ लिखना है तो उस पे आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एमएलई डिस्कस किया था, क्या था लास्ट टाइम? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या एस्टिमेशन। ये अगर बात करूं मैं कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एस्टिमेशन करना है। तो एस्टिमेशन में जैसे यूनिवेरिएट में होता है, यूनिवेरिएट नॉर्मल सैंपल लेंगे। तो अभी तुम्हें जैसे पूछ रहा था मैं यूनिवेरिएट नॉर्मल सैंपल में, तो इसमें आता है सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस। तो सैंपल मीन एक्स बार है, सैंपल वेरिएंस एक्स स्क्वायर है। सैंपल मीन कितना होता है 1/n समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। एस स्क्वायर कोई बताओ, एस स्क्वायर क्या होता है यूनिवेरिएट नॉर्मल में? एस स्क्वायर को सैंपल वेरिएंस बोलते हैं। इसको आइडिया है कि नहीं? सर 1/n-1 हम्म। समेशन ऑफ I to n इंटू एक्स जी आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये सैंपल वेरिएंस है, सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर कहाँ से देखोगे? तो बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा। ये यूनिवेरिएट का था। अब मल्टीवेरिएट में आएंगे, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना, मतलब ऐसे तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल सैंपल नहीं, बस यूनिवेरिएट सैंपल में नॉर्मल का ऐसा कोई काम नहीं यहाँ पे, जस्ट यूनिवेरिएट सैंपल है। तो उसमें सैंपल में सैंपल वेरिएंस ये होता है। मल्टीवेरिएट सैंपल है तो उसमें अगर मल्टीवेरिएट सैंपल में देखेंगे हम लोग, तो वैसे ही यहाँ पे है मीन वेक्टर जैसे है ना, जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे जो सैंपल मीन वैसा ही होगा, यहाँ पे भी जो सैंपल मीन है बस मल्टीवेरिएट वाला हो जाएगा, जैसे मैं नोटेशन ये यूज करता हूँ। और इसका मतलब हमारा होता है 1/n समेशन एक्स आई वैक्टर। तो यहाँ एक्स आई रैंडम वेरिएबल है, यहाँ एक्स आई रैंडम वैक्टर है ना, ये डिफरेंस है इस तरह से। और यहाँ जो हमने सैंपल वेरिएंस लिखा था मल्टीवेरिएट सैंपल में, सैंपल वेरिएंस, तो इसको हमने कैपिटल एस नोटेशन बस रखा था, ठीक है? जहाँ एस एक है ना, लगे मैट्रिक्स होगी। तो एस का क्या फॉर्मूला है, किसी को आइडिया है मल्टीवेरिएट के लिए? चेक करो और लिखा होगा तो। बुक में देखो ये ना, ये थोड़ा बोल्ड रहता है, ये मैट्रिक्स है एक्चुअली। इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस एक्सप्रेशन इज, ये भी वैसे ही है बस मल्टीवेरिएट वर्जन। तो 1/n-1 समेशन आई फ्रॉम 1 to n, एंड ये आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार इन टू
चेक करो ये सब लिखा रखा है एक्स आई ट्रांसपोज। तो ये मल्टीवेरिएट वर्जन में ये वेक्टर है, एक्स आई भी वेक्टर है, एक्स बार भी वेक्टर है, जिसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ वो सब वेक्टर है। अंडरस्कोर जो लगा रहे हैं हम, या अंडरलाइन कर रहे हैं, तो वो वेक्टर है, अंडरलाइन कर रहे हैं। तो एक्स आई वेक्टर, एक्स बार वेक्टर, ठीक है, एक्स आई वेक्टर इसका ट्रांसपोज, तो ये सब कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा लाइक एक्स आई क्या है पी क्रॉस वन, और ये पी क्रॉस वन, ट्रांसपोज है तो वन क्रॉस पी। तो एस जो है एक मैट्रिक्स होगा यहाँ, एस जो है यहाँ पे। तो जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, एक्स बार देखोगे तो मैट्रिक्स है, क्या है ये पी क्रॉस वन का आएगा। एस जो है ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये पी क्रॉस पी का आएगा, ठीक है, वैसा। क्योंकि है ना, सैंपल मीन है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी को एस को अगर दूसरे तरीके से हम लोग लिखेंगे तो इसका ऐसा एक्सप्रेशन भी है, या एन माइनस वन एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एन माइनस वन एस है, या जस्ट दिमाग में लिख देता हूँ। सो ये जो एन माइनस वन टाइम एस है, यहाँ से लिखो, ये होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। अब जब आप इसको लिखोगे तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का समेशन निकालोगे तो ये आएगा तो नैरो, तो ये तो ऐसे ही तुम जानते ही हो। मेनली यहाँ थ्योरम क्या होता है ना। सो लेट सिंपल लिख दूं कि मान लो x1 x2 डॉट 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 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम p वेरिएट मल्टी, मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ मल्टीवेरिएट में p हमारा वेरिएट है ना, ईच xi में p वेक्टर्स हैं, p रैंडम वेरिएबल्स हैं ना, मतलब ईच xi में p रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ देन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालोगे तो म्यू वेक्टर आएगा, एंड दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस मैट्रिक्स निकालोगे तो ये सिग्मा मैट्रिक्स आएगा। मतलब जैसे यहाँ भी ऐसे ही है, अगर तुम है ना, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस अगर यूनिवेरिएट सैंपल में देखते हैं, नॉर्मल अगर लेता मैं सिंपल, तो एक्स बार म्यू आता, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आता है, ठीक है। मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तब। तो यहाँ मैं नॉर्मल सैंपल लिखूंगा, नॉर्मल का ही काम है तो मैं भी नॉर्मली बोल देता हूँ, हालांकि किसी सैंपल में यही नाम है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल सैंपल में बोल देते हैं। यहाँ भी हम नॉर्मली ले लेते हैं क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मली लिख देता हूँ। अदरवाइज डेफिनेशन तो हर जगह है, ये ऐसा होगा। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसे यहाँ पे क्या होगा, ई एस बराबर सिग्मा हो जाएगा, मतलब एक्स बार जो है सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, और सैंपल वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस का, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा है क्या, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अभी मैं यूनिवेरिएट केस की बात करता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखेंगे पहला यूनिवेरिएट केस में। यूनिवेरिएट केस में क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम,
हाँ मैं पूछ रहा हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम का आइडिया है आप लोगों को? कोई भी बताओ यूनिवेरिएट केस में क्या होता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? यूनिवेरिएट केस में सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहीं तुम जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे, कहीं भी एकेडमिक्स में या कॉर्पोरेट में, तो ये पूछेंगे बेसिक। तुम एमएससी तुमने अगर स्टैटिस्टिक्स में किया है तो ये सब तो याद होना चाहिए। तो यूनिवेरिएट केस में मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं ऐसा लिखूं कि लेट x1 x2 x3 xn बी, है ना, या डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस ऑफ होगा बी IID रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज फाइनाइट। देन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्या कंक्लूजन है यूनिवेरिएट केस में? तो वैसे मल्टीवेरिएट केस आ जाएगा। कोई बताओ भाई, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन केस ऑफ यूनिवेरिएट? याद है किसी को? तुमने कुछ पढ़ा होगा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, जैसे एक्स बार का मीन घटाते हैं, और रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर बाई एन एक्स बार का वेरिएंस होता है, उसका रूट लगा दिया। मतलब इसी को ठीक से लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स बार बाई म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। ये इसको और ठीक से लिखोगे तो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना। इसका नाम अभी के लिए मैं जेड एन रख देता हूँ। ये एक जेड एन रैंडम वेरिएबल है। तो कहना ये चाहता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल जेड एन है, एंड यहाँ बोल रहा हूँ कंसीडर जेड एन, और जेड आप जानते हो जेड है नॉर्मल 0 1, जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ जो सेंट्रल लिमिट का कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, जैसे लिखा था ना, रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। या इसको और लिखोगे तो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू दैट कन्वर्जेस, है ना। सो जेड का मतलब है नॉर्मल 0 1, तो मैं सीधा सीधा नॉर्मल 0 1 कर देता हूँ, चलो नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1, ठीक है। ये नॉर्मल अब यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि मैंने यहाँ सिग्मा से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे दोनों साइड सिग्मा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिग्मा से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड सिग्मा हटाना है ना, तो दोनों तरफ सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्मा टाइम नॉर्मल 0 1, तो सिग्मा अंदर जाएगा तो मीन तो वही रहेगा, 0 टाइम सिग्मा, वेरिएंस में सिग्मा टाइम जेड का वेरिएंस कितना होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, बोलो। असाइनमेंट स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा कर दो जाके, हाँ। हाँ उनको दे दो, भगवती मैम होंगे तत्काल, उनको दे दो। हाँ मैं ऑफिस बंद क्यों है, उनको पूछो, मैडम के पास चाबी होगा ऑफिस का। हाँ मैडम को दे दो अभी। नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस खुला है, देखिए वहाँ पे ऑफिस नहीं है तो बगल में, तो बगल में कल्याणी मैम होंगी, भगवती मैम होंगी, उनको दे दो किसी एक को। हाँ उनको दे दो, मैं कलेक्ट कर लूंगा अभी। हम्म।
हाँ जी, तो ये तो यूनिवेरिएट केस में सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ठीक है। यूनिवेरिएट सैंपल आपके पास होगा तो। मल्टीवेरिएट केस में क्या होगा, तो सिमिलर ही यहाँ वहां भी होगा, ठीक है। सो मल्टीवेरिएट केस में अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेनली इसको जनरलाइज करना है, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिस्कस करें मल्टीवेरिएट के केस में, सो मल्टीवेरिएट केस में क्या होगा, हाँ, यूनिवेरिएट केस था। सो अगर मल्टीवेरिएट केस में बात करेंगे तो ये भी सिमिलर ही है कि लेट x1 vector, x2 vector and so on, this be IID, है ना, या सीक्वेंस ऑफ, है ना, वैसे लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेक्टर्स IID p variate random vectors with mean mu and, है ना, ये भी फाइनाइट मीन म्यू वही बात है। सो विथ फाइनाइट मीन म्यू एंड आपके पास कोवेरियंस मैट्रिक्स, है ना, कोवेरियंस मैट्रिक्स बोलो या वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बोलो, वही बात, कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा। देन ये कहता है कि जैसे यहाँ पे था ना रूट एन टाइम एक्स बार, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा रूट एन टाइम एक्स बार, ये सैंपल मीन है ना। यहाँ एक्स बार क्या होता है, वेयर यहाँ जो एक्स बार है ये 1/n समेशन एक्स आई, जो आप जानते हो इसको बोलते हैं सैंपल मीन, ठीक है। इस तरह से है, तो यहाँ भी होगा एक्स बार माइनस म्यू वैक्टर, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल, ये पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ मीन जीरो, एंड ये सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इसका ये है थ्योरम है। तो इस पे ना एक्सरसाइज इसमें 3.3 है, कल एक्सरसाइज बोला था ना, तो ये तुम ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 3.3। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्राई करो, नहीं होंगे तो फिर मुझसे पूछना, फिर बताऊंगा करना है कि नहीं करना है, क्योंकि है ना, अ, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा जो है बाइवेरिएट नॉर्मल का है, चौथा है पार्शियल कोरिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अभी यही 1 2 3 कर लो, काफी है। तो 1 2 3 खाली करना, ठीक है, बाकी थोड़े थ्योरेटिकल है। तो इसमें मैं चलो कराता हूँ भी, मुझे तो इसमें इसमें ये बोला हुआ है कि डिटरमिन द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी एसोसिएटेड विद दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपको पीडीएफ इस तरह से दिया है, क्यों दिया है, बोला कि मल्टीवेरिएट डेंसिटी है,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बताओ, टू तो हो जाएगा मैप है ना यहाँ से। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन, मैं एक बार पहला क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन वन जो दे रखा है कि लेट, यहाँ चूंकि y लिखता है मैं x लिख रहा हूँ, x इज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ p की वैल्यू 4 है ना। तो x इज म्यू कॉमा सिग्मा, ऐसा है, जहाँ पे म्यू वेक्टर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। एंड जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो इस तरह से है 3 1 0 0 1 4 0 0 एंड देन 0 0 1 4 एंड 0 0 2 0, ये आपके पास है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ पहला पार्ट में, कि जो पहला पार्ट है कि y1 कॉमा y2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यहाँ y1 y2 बोलने का मतलब है x1 x2 को, तो ये y वेरिएबल में लिखता है, मैं x वेरिएबल में लिखता हूँ x1 कॉमा x2। तो यहाँ x वेक्टर जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये x1 x2 x3 x4 ऐसा है, ठीक है। और म्यू इस तरह से है और सिग्मा इस तरह से है। तो आप लोगों को बताना है कि x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि दो वेक्टर यहाँ पे है। जैसे ये 4 वेरिएट नॉर्मल था बिकॉज इसमें 4 कंपोनेंट है ना, तो यहाँ बाई वेरिएट नॉर्मल होगा। बट इसका पैरामीटर बता सकते हो, अगर यहाँ लिखूं म्यू और यहाँ अगर मैं सिग्मा लिखूं, तो इसका म्यू क्या होगा, इसका सिग्मा क्या होगा, ये अभी के लिए है ना। सो वेयर, कोई बताओ। तो यहाँ पे x1 x2 साथ में ले लिया बस हमने, इसमें क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें बताया था ना पार्टीशन का, x1 x2 का ये हो गया, अगर पार्टीशन करोगे तो ये हो गया, तो यहाँ 1 2 आ जाएगा। और सिग्मा हो गया, तो यहाँ जो सिग्मा लिख रहा हूँ ये सिग्मा 1 1 करना चाहो वैसे कर लो, म्यू वन कुछ नया नाम देना चाहो नया नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिपीट अगर करना है, जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4, तो x1 x2 के लिए ही कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 1 1 कह देता हूँ, है ना, कलम में लिखा था ना इसको ऐसा, कि चार पार्ट में ब्रेक करोगे, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, इस तरह से होता है। तो ये आ जाएगा 3 1 1 4, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये इसको ऐसा लिखते तो सीधा इसको म्यू वन कर दिया, सिग्मा 1 1 कर दिया, मान लो इस तरह से। फिर ऐसे ही पूछ रहा है कि भाई बताओ जो है x3 x4 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये भी बाई वेट नॉर्मल होगा, इसका मीन वेक्टर क्या होगा और इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी देख के बता सकते हो यहाँ से। बताओ कोई जिनको समझ आ रहा है। x3 x4 का मीन कितना होगा। मीन 3 और 4। हाँ ये 3 4 आ जाएगा। और वेरिएंस कौन सा लेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स। 1 4 2 0। हाँ ठीक है ना, तो ये कल हम डिस्कस किया ना, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला आ जाएगा 1 4 2 0, तो ये सिग्मा 1 1 ये सिग्मा 2 2, इस तरह से ना, जिसको ऐसे भी लिख सकते थे सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2, या तो ऐसे लिखते नॉर्मल 2 म्यू 2, मान लो म्यू 2 और सिग्मा 2 2, तो इस तरह से है। तो ये पार्टीशन हो जाता है, जैसे हम बताएं अपन, जैसे मान लो एक्स वेक्टर था, एक्स वेक्टर है ना, x1 x2 x3 x4 तक, यहाँ पार्टीशन कर दिया इन्होंने। तो वैसे म्यू वेक्टर जो हमारे पास होगा, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, यहाँ पार्टीशन हो जाएगा जैसे सिग्मा मैट्रिक्स अभी है ना। तो इसमें 4 4 क्रॉस 4 का है, तो इस तरह से होगा, 16 एंट्रीज होंगी, तो इसका पार्टीशन हो जाएगा, दो ले रहे हैं। तो ये वाला सिग्मा 1 1, ये वाला सिग्मा 2 2, ये सिग्मा 1 2, ये सिग्मा 2 1, है ना। अब जैसे बोलेगा भाई यहाँ पे ये जो रैंडम वेक्टर है x1 x2 एंड x3 x4, ये हालांकि थ्योरम है,
कि दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये कब इंडिपेंडेंट होगा? सो दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेक्टर, यहाँ होगा इफ एंड ओनली इफ सिग्मा 1 2 मैट्रिक्स जीरो हो जाए, या सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एक दूसरे का ट्रांसपोज ही होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ जीरो ही है, देखो तो यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो x1 x2 एंड x3 x4 ये दो अलग अलग रैंडम वेक्टर है, दोनों इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ दिस, ये थ्योरम है। और यहाँ सच में ऐसा 0 0 0 0 है, तो मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ये, अगर 0 0 0 नहीं होता तो इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो देन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, अगला पार्ट जो इस क्वेश्चन में है, तीसरा बी बी पार्ट, बी पार्ट कर रहे हैं, पूछ रहा है रो 1 2 बताइए, तो रो 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो तो कोरिलेशन है, तो इसका मतलब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2, तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2। अब सब पता है आपको, कोवेरियंस मैट्रिक्स से सब मिल जाएगा, कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, x1 x2 ना, तो x1 x2 है तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो इसमें देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये 1, ठीक है, तो 1 है कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, तो ये आ गया यहाँ से 1। अब वेरिएंस ऑफ x1, तो वेरिएंस x1 जो होता है वो कोवेरियंस x1 x1 होता है, वेरिएंस ऑफ x1 को हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ x1 x1, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, वेरिएंस ऑफ x2 को लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ x2 x2, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कोवेरियंस मैट्रिक्स में 3 था और ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर 3 × 4, तो फाइनली 1/√12, ये आ गया को रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है कि बताओ को रिलेशन बिटवीन x2 x4, नेक्स्ट पूछ रहा है को रिलेशन 2 4 बताओ, ये क्या होगा? तो ये निकालो सिमिलर वे में, जैसे मैंने सिग्मा 1 2 निकाला ना, देखो यहाँ पे उसी तरीके से सिग्मा 2 4 निकालो, ये तुम लिख लो 2 4, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसको ट्राई करके आंसर बताओ, बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सिग्मा 2 4 निकालो तुम लोग। क्योंकि बताओ सिग्मा 2 4 बताना है, अभी मैंने क्या निकाला था, जैसे मैंने अभी निकाला ना, मैंने रो सॉरी रो हमने अभी मैंने निकाला था अभी रो, जिस तरीके से रो 1 2 मैंने कैलकुलेट किया वैसे ही आप रो 2 4 निकालो, रो 1 3 निकालो, है ना, रो 3 4 निकालो, ये सब फाइंड करो क्या आएगा। रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ये नोटेशन यहाँ पे है।
इतना टाइम लगेगा भाई? तो इतना आसान सा है। जैसे रो 1 2 मैंने कैसे निकाला, दिख तो रहा है। तो ऐसे ही कोवेरिएंस ऑफ x2 x4 अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x2 वेरिएंस ऑफ x4। अब ये कहाँ से आएगा? कोवेरिएंस ऑफ x2 x4 सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम क्या है? 0। ये तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट है। तो इतना क्यों तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे भाई? 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी हमें क्या ही फर्क पड़ता है? 0 ही हो जाना है, कुछ भी रख दो डिनोमिनेटर में 0 ही आना है। सिमिलरली और वर्ड चाहिए, रो 1 3, ठीक है ना? तो इससे आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ट्राई करना, अगले क्लास में मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट जो होगा ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड, है ना, नेक्स्ट जो होगा अगले क्लास में वो न्यू टॉपिक है। वो सेक्शन 3.4 है। तो अभी जो डिस्कस किया लास्ट क्लास में 3.2 सेक्शन था, अभी 3.3, कल 3.4 डिस्कस करेंगे जिसमें है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर एंड, तो यहाँ होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, एंड विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मंडे क्लास में, मंडे, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाकी इसको ढंग से पढ़ो। चैप्टर 3, इस बुक का चैप्टर 3 ढंग से पढ़ो, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशनल इस पे ही होगा। ओके जी, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir.